हेलो, वेलकम टू पवन जी क्लासेस। आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास, जो आपके सामने दिख रहा है इक्विवेलेंट मास एंड इक्विवेलेंट वेट, ये आपको मास और वेट एक ही होता है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम में आना नहीं है। लेकिन आज मैं इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दूंगा। अभी मैं न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करने जा रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा। अगर उस कॉन्सेप्ट को अगर कॉपी में आप नोट कर लेते हो और अच्छे से फिल कर लेते हो, मैं जितना बार बोलूँगा उसका आप डबल अगर बार बोल देते हो, जैसे मैंने एक फार्मूला कम से कम 5 बार रिवीजन किया है, तो आपको काम है कि उसको 10 बार रिवीजन करना है। अगर आप 10 बार रिवीजन कर दिए और उसके बाद आप एन सिन्हा की किताब उठाइएगा और उसके बाद बनाने का स्टार्ट कीजिएगा, मैं वादा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट देखने के बाद लास्ट तक कॉन्सेप्ट देखिएगा। देखने के बाद अगर आपका 15th नंबर तक क्वेश्चन अगर नहीं सॉल्व होता है तो आप फिर कमेंट कीजिएगा कि भैया प्रॉब्लम आया मुझे। लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ कि मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंतर्गत पूरा 34 क्वेश्चन को सॉल्व करके दूंगा मैं, और आज ही दूंगा, समय ज़्यादा लूँगा नहीं, क्योंकि मैंने तैयारी कर चुका हूँ हर तरीक़ा से। आज मैं आपको बताऊँगा कि सिर्फ क्या कॉन्सेप्ट पढ़ने से भी क्वेश्चन बन सकती है, तो बोलिएगा एस, है ना। तो मैं कॉन्सेप्ट आज बताऊंगा इस वीडियो के अंतर्गत, और इस कॉन्सेप्ट के अनुसार आप सब फार्मूला को रट लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए और फिर आगे क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है या क्यों पढ़ना पड़ता है। ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट मास होता है, क्यों पढ़ना पड़ता है, एक्चुअली ये आया कहाँ से, इसका टर्म जो हुआ ये क्यों विकसित हुआ, तो इसके बारे में क्यों जानना पड़ा हम लोग को, क्या कमी हो गई थी मोल कॉन्सेप्ट में जो जानना पड़ा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मोल कॉन्सेप्ट में अगर हम लेते हैं, एक रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन में क्या लेते हैं देखिएगा। जैसे हम लिए H2SO4 लिए, H2SO4 लिए प्लस लिए हम जैसे NaOH लिए, ठीक है, NaOH लिए, तो क्या बना दिया ये Na2SO4 प्लस बना दिया यहाँ पे H2O। क्या बना दिया H2O। अब देखिए ध्यान से, अब आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे जिसे हम कर दिए ये बैलेंस दिख रहा है क्या, यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ पे 1 सोडियम है, बैलेंस तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इसको बैलेंस करते हैं हम लोग। बैलेंस किसे करते हैं दोस्तों, देखिए हाइड्रोजन कितना है 2 और एक यहाँ कितना है 3, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, मिल ही नहीं रहा है। चलिए काम करते हैं। सल्फर कितना है यहाँ 1, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4 और एक 5, ऑक्सीजन कितना है 4 और एक 5, ठीक है। सोडियम यहाँ कितना है 2, सोडियम पहले यहाँ दे देते हैं 2, ठीक है। सोडियम का काम हुआ 2 2 मिल गया। अब देखिए ध्यान से, सोडियम हो गया मेरा 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 था, अब यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया 6, अब यहाँ देखिए कितना हो गया यहाँ पे 4, अब यहाँ हमको देना पड़ेगा 2, तो 2 ऑक्सीजन और 4 यहाँ पे कितना हो गया 6। अब हाइड्रोजन जोड़िए, हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया और यहाँ पे कितना 2 4 हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो हाइड्रोजन का काम खत्म हो गया, नाइट्रोजन का काम खत्म हो गया। ऑक्सीजन का काम यहाँ पे 4 और 2 6, 4 और 2 6, ऑक्सीजन का काम भी खत्म हो गया, है ना। अब ऐसे सल्फर 1 और सल्फर 1। अब ध्यान से देखिएगा, समझे कि नहीं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या है 1, यहाँ भी क्या है 1, ठीक है। तो कह सकते हैं कि 1 मोल H2SO4 रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ H2SO4 रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ NaOH, है ना। देन प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ Na2SO4 प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं दिए या 2 मोल ऑफ वाटर, ये दे दिया। तो आप समझिए कि हमने जब इसको बैलेंस किया, तब हमको पता चला कि कितने मोल हाइड्रोजन कितने मोल नाइट्रोजन से रिएक्ट किया, तो मुझे इतना मोल ये मिला, मतलब इतना मोल प्रोडक्ट हमको ये मिला। तो इक्विवेलेंट मास एक्चुअली जब तक बैलेंस किया नहीं होता तो बताया नहीं जा सकता है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये मोल कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं लैग था, कहीं ना कहीं ये इशू था कि भैया मोल कॉन्सेप्ट के अनुसार अगर आप पढ़ते तो ये चीज़ आपको पता नहीं चलता। तब आया इक्विवेलेंट मास कि आपको पहले बैलेंस करना है
और बैलेंस करके देखना है कि कौन कितने मोल से रिएक्ट करके प्रोडक्ट में क्या बना रहे हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट में ये लेख था, ये इशू था कि आप रिएक्शन को बिना बैलेंस किए आप बता नहीं सकते थे कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन से या सोडियम से कितना रिएक्ट किया और कितना उससे हम मतलब क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये बताया, कौन ने बता पाया था? मोल कॉन्सेप्ट। तब आया इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट आया, जो कि बता पाया कि 1 मोल अगर हम लेते हैं और या 2 मोल लेते हैं तब मुझे क्या मिलता है, प्रोडक्ट में इतना मोल मिलता है या फिर इतना मोल वाटर मिलता है। तो ये कौन बताया हमारा? ये हमारा बताया हमारा कौन? ये हमारा इक्विवेलेंट वेट बताया। अब कुछ इक्विवेलेंट वेट का इंपॉर्टेंस समझिए। इक्विवेलेंट वेट में हम कह सकते हैं क्या कि जैसे देखिए कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो ना इसमें जो रिएक्टेंट होता है उसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट हमेशा बराबर होता है। हमने क्या बोला, दिमाग से सुनिएगा कि वे मतलब उसका इम्पोर्टेंस बता रहे इक्विवेलेंट वेट का। इक्विवेलेंट वेट का क्या हुआ, उसका एक्चुअली बोलेंगे इम्पोर्टेंस क्या है। तो हम क्या बता रहे हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, देखिए इधर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इधर वाले को रिएक्टेंट बोलते हैं, और इधर वाले क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट अच्छे से लिख देते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं। अब समझना ये था आपको कि प्रोडक्ट इधर रिएक्टेंट इधर था। हमने क्या बोला कि भैया कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो तो जो रिएक्टेंट होता है उसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। लेकिन हम क्या कह सकते हैं कि भैया मोल एंड मास चेंज हो सकता है। क्यों? देखिए क्या यहाँ 1 मोल दिखा, यहाँ पे 2 मोल दिखा, इसका मास अलग होगा, इसका मास अलग होगा। तो मास और मोल क्या हो सकता है, मास एंड मोल्स क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। बट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या रहेगा, हमेशा के लिए क्या रहेगा, ऑलवेज सेम रहता है। कहाँ? रिएक्टेंट साइड में। कौन सी साइड में? रिएक्टेंट साइड में क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये आपका मतलब इक्विवेलेंट वेट आया क्यों, इक्विवेलेंट मास आया क्यों, ये सब चीज़ें जो था सो समझना था कि आपको तब फील हो सके कि नहीं सच में मोल कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं लैग कर रहा था, और लैग करने के इशू के कारण ही हमने क्या किया, क्या चीज़ पढ़ने को मिला हमको, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट देखने को मिला। अब देखिए इसमें समझना और है, जैसे इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास आया तो आप इसको नोट कर लीजिएगा नोट्स में, ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना आवे। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, इसको समझिए आप। देखिए अब आपको लेते हैं कॉन्सेप्ट पहला बात कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट मास या वेट बोलिए एक ही बात है ना। इक्विवेलेंट मास क्या है, तो आपको कुछ नहीं, बस एक फार्मूला रटिए और उसी से सारे फार्मूले को बना लीजिए सारे। ठीक है, एक पहले आपको पूरा क्लियर बताता हूँ कि इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स। अब देखिए ध्यान से, ये जो x बता रहा है वो आपको मैं बता देता हूँ। x बताता है एक्चुअली वैलेंसी क्या बताता है, वैलेंसी बताता है। x क्या बताता है, वैलेंसी बताता है। वैलेंसी फैक्टर बोल ले, एन फैक्टर बोल ले, क्या बताता है, वैलेंसी फैक्टर बताता है, या और इसको बोलते हैं एन फैक्टर। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, एन फैक्टर बोलते हैं। अब आपको समझना, देखिए ये चीजें समझना यही है कि एन फैक्टर निकालते कैसे हैं। अगर एन फैक्टर अपने को निकालना ही नहीं आया तो सोचिए कि आपको कुछ नहीं आया, और जब तक आपको वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर नहीं निकालना आएगा तब तक आप क्या इक्विवेलेंट मास को सॉल्व कर सकते हो, आप ही बताइए हमको। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ इसके जगह लिख सकते हो कि इक्विवेलेंट वेट या फिर इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। क्या लिख सकते हो, एन फैक्टर।
ये आपका एक फॉर्मूला है जो कि आपको हमेशा के लिए क्या होना चाहिए, रटा होना चाहिए। तो एक बार बोलिए मेरे साथ, क्या बोलिएगा, जोर से बोलते हैं ना कि जय श्री राम, उसी प्रकार जोर से बोलिए इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या होता है। नहीं आप बोलिए, हम नहीं बोलेंगे, आप बोलिए एक बार तो आपको समझ में आएगा कि इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स। एक्स क्या बोलता है वहाँ पे, एक वैलेंसी फैक्टर बोलता है या फिर एन फैक्टर बोलता है। आप लोग ना चीज़ को सोचते हैं न्यूमेरिकल बन गया, एक बार कैसे कहीं से बना लेते हो, लगता है हमसे बन गया मेरा काम खत्म। अरे मेरे दोस्त, मेरे बहन, मेरे भाई, हम बताना चाहते हैं आपको कि जब जब आप न्यूमेरिकल बनाइएगा आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आपको वो चीज़ फील होना चाहिए कि नहीं हमको ये चीज़ आता है। एन फैक्टर क्या होता है, अब इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। देखिए एन फैक्टर हम लोग 3 तरीके से निकालते हैं, एक एसिड के लिए होता है, एक बेस के लिए होता है और एक सॉल्ट के लिए होता है। सॉल्ट का मतलब आपको पता होगा कि जैसे दोनों को मिला देते तो सॉल्ट बन जाता है ना। तो एसिड के लिए अलग बनाएंगे, बेस के लिए अलग बनाएंगे और किसके लिए, सॉल्ट के लिए अलग बनाएंगे। तो ये आपको एक फॉर्मूला रटा होना ही चाहिए ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, समझे कि नहीं। तो अब देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। जब आपको पता चलिए इक्विवेलेंट मास इक्वल टू ये होता है, वैलेंसी एक्स को बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर। तो आपको 3 केस पढ़ना है। 3 केस क्या पढ़ना है, पहला पढ़ना है आपको एसिड। एसिड के केस में है ना, एसिड के केस में एक्स जो होता है, एक्स जो होता है उसे बेसिसिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, बेसिसिटी कहते हैं, बेसिसिटी कहते हैं, है ना, बेसिसिटी कहते हैं। अब ये बेसिसिटी क्या बताता है, सुनिए ध्यान से। ये बेसिसिटी बोलता है कि भैया कितना आप रिएक्शन में H प्लस को क्या किए, डोनेट किए। क्या बोल रहा है कि आपने कितना H प्लस को क्या किया, आपने क्या किया, कितने H प्लस आयन एसिड सोल्यूशन में जाकर देगा या फिर क्या करेगा, डोनेट करेगा। यही बोले कि बेसिसिटी का मतलब क्या होता है कि कितना आप H प्लस एसिड सोल्यूशन में जाके आपको क्या किए, आप उसको दान किए या फिर जाकर दिए या फिर डोनेट किए, एक ही बात है। तो आपको सिर्फ H प्लस देखना है कि H प्लस कितना दिए नहीं दिए, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा, उनको पता है नहीं आया होगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। एग्जाम्पल लेता हूँ जैसे H2SO4, आप समझिएगा H2SO4। आप सोचिए ध्यान से कि H2SO4 को क्या बोलते हैं, कौन सा अम्ल, कौन सा एसिड है ये, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। अब सल्फ्यूरिक एसिड जब आपको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं, तो जब एसिड पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त, तो एसिड ही लेंगे कि बेस लेंगे, बोलिए आप, एसिड न लेंगे। तो इसको बोलते हैं एसिड लेते हैं। तो एग्जाम्पल एसिड लिए हैं। अब बनाने कैसे देखिए ध्यान से। हमने क्या लिखा है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इन अपॉन एक्स लिखे हैं। अब देखिए ध्यान से आप कि यहाँ पे आपका कितना H प्लस है। आखिर बताइए कि H जो होता है वो H प्लस, एक ही ना एन होता है उसमें, तो कितना H है यहाँ पे, 2 H है। कितना है, 2। तो यहाँ लिखेंगे कि एक H प्लस आयन कर रहा है, तो यहाँ कितना 2 है, तो यहाँ पे 2 इंटू क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2। तो x का मान यही निकल कर आ गया, कितना आ गया, 2। कितना आ गया, 2। अब आपको क्या करना है, यहाँ देखना था H प्लस कितना नोट करें, तो H प्लस H यहाँ पे कितना है, 2 है। तो H पे कितना चार्ज होता है मेरे दोस्त, 2, एक ही ना होता है, तो 2 ही करेगा। तो एन फैक्टर निकलेगा कितना, 2। तो लिख देंगे क्या कि x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। अब आपको इक्विवेलेंट मास निकालना था, इक्विवेलेंट मास निकालना था। तो क्या होगा, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या होगा, मोलिकुलर मास। अब बताइए मोलिकुलर मास, हाइड्रोजन कितना है, 2 प्लस, सल्फर कितना होता है, 32 प्लस, और इसका 16 होता है, 16 चौक 64 अपॉन यह कितना हो जाएगा, 2। क्या आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्या आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, इक्विवेलेंट मास नहीं सॉल्व कर सकते हो। अभी मैं इक्विवेलेंट वेट ही बता रहा हूँ, इक्विवेलेंट मास ही बता रहा हूँ, इक्विवेलेंट वेट ही बता रहा हूँ। अभी ग्राम इक्विवेलेंट वेट बाकी है मेरे दोस्त, तो आप लोग फोकस करके पढ़िएगा। अभी मैं समझा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो अब ये पहले आप समझ में आ गया, इसको सॉल्व कर सकते हो आप। एक और लेते हैं, आपको एक और लेते हैं, देखिए इधर ध्यान से। अब बता जो रहा हूँ लिखिए भी आप, ये नहीं कि आप छोड़ दीजिए इसे। सेकेंड नंबर लेते HCl, क्या लिए, HCl। अब खुद बताइए क्या इसमें H प्लस क्या डोनेट हो रहा है, और कितना H प्लस है, 1 डोनेट कर रहा है, 1 ही है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे कि मेरा जो x का मान है, n फैक्टर जो है, इसको बोलिएगा x नहीं, इसको बोलिएगा n फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर, ये कितना हो गया, 1। अब आपको पता नहीं है, क्या आपने बता सकते हो कि इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास
इज इक्वल टू, है ना, गिवन मॉलिक्यूलर मास, क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 1 हो जाएगा, खत्म। और मॉलिक्यूलर मास निकाल से 1 अक्रिलिन कितना होता है, 35.5 होता है। तो ये आपको क्या हो गया, ये एसिड का बना, क्या किसका बना, एसिड का बना पूरा तरीका से कि एसिड से कैसे बनाया जा सकता है। अब मैं आके इसी का आगे बता रहा हूँ कि बेस कैसे बनाते हैं। देखिए बेस कैसे बनता है, सो मैं आपको क्लियर समझा रहा हूँ। अभी एसिड का 3 एग्जाम्पल और लूंगा, तब मैं फिर बेस बताऊंगा, ठीक है। तो 3 एग्जाम्पल के साथ बने रहिए आप मेरे वीडियो में और लास्ट तक देखिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर ये आप सीख गए, अगर ये 3 एग्जाम्पल को आप दिमाग में रख लेते हो, तो मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे। तो चीज़ें बोला जाता है ना कि शेर इलाका बदलता है, दुनिया नहीं बदलता है। क्या बोले, एक बार जोर से बोलिएगा कि शेर इलाका बदलता है, दुनिया नहीं बदलता है। तो आप लोग भी इसको फोकस कीजिए कि यार हम लोग शेर हैं, शेर। हम इलाका बदल सकते हैं, हम हजारीबाग जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन हम दुनिया को बदल नहीं सकते हैं। दुनिया में कुछ करने आए हैं और कुछ करके दिखाएंगे। तो आप लोग अपने प्रयास को, अपनी मेहनत को, अपनी मोटिवेशन को जागरूक करते रहिए और लगातार क्लास में बने रहिए। मतलब ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है ना, जिस क्लास में जो विद्यार्थी बैठ के करता है ना, उसको फील होता है, उसको ज्ञान बढ़ता है, उसको नॉलेज आगे इंक्रीज होता है। जो नहीं बैठता है ना बच्चों, उसके लिए ये नहीं है। आपको लगता हो कि इतना डेडिकेशन आपके अंदर क्यों है, हम लोग के अंदर क्यों नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि डेडिकेशन अपने आप नहीं आता है, खुद को परिश्रम, खुद को रगड़ना पड़ता है, खुद को घिसना पड़ता है, तब ये डेडिकेशन आता है। मैं 12 बजे रात और 1 बजे रात और 2 बजे रात को भी वीडियो शूट करता हूँ ताकि आप लोग का जो एजुकेशन है, आपका जो ये पढ़ाई है, आपकी जो ये मेहनत है, ये कभी भूले नहीं, ये आपका छूटे नहीं। तो मैं आपके साथ लगा हूँ, तो आप भी अपने पढ़ाई में इतनी जोश से लगिए कि आप हर चीज़ को छोड़ सकते हो, हर चीज़ को फोड़ सकते हो और हर एक चीज़ को समझ सकते हो। तो दोस्तों मैं आप बताता हूँ आपको इसका एग्जाम्पल एसिड का। देखिए 3 एग्जाम्पल लेता हूँ और 3 एग्जाम्पल के साथ आपको पूरा क्लियर समझ आएगा। और ये इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूँ ये लिख के देता हूँ कि अगर कोई इक्विवेलेंट मास पूछे तो इस 3 एग्जाम्पल के अनुसार अगर दूसरा पूछ दिया तो हमको पूछेगा, पूछ सकता है, बहुत सारा पूछ सकता है। बट मैं इतना दावा सब करता हूँ कि जब जब एसिड आएगा तब तब ये 3, अभी मैं 3 लिखने जा रहा हूँ, ये 3 एग्जाम्पल आएगा ही आएगा। इतना लिख देता हूँ मैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, H3PO4, H3PO4। सेकेंड एग्जाम्पल H2PO3, H3PO3, H3PO3। और जो थर्ड एग्जाम्पल है वो है H3PO2, H3PO2। अब समझिएगा H3PO2। अब सोचिए आप, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो बच्चों क्या लगता है, अरे भैया अभी आप तो बताए थे ना कि 3 + H+ इतना होता है, 1 होता है, तो 1 n फैक्टर 1 हो गया। अगर यहाँ पे 2 रहा तो 2 n फैक्टर हो गया। अब 3 है तो 3 n फैक्टर हो जाएगा। मेरे दोस्त बोलते हैं ना केमिस्ट्री अपसेप्शन से भी भरा हुआ है। तो मेरे दोस्तों, बहनों, मेरे लाल, मेरे सोना, मेरे जो भी है, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब जब न्यूमेरिकल हमें बनाएगा, जब जब ये सब क्वेश्चन आता है, बच्चे को तंग करने के लिए आता है, बच्चे को एग्जाम से कम नंबर लाने के लिए ये सब क्वेश्चन डालता है, क्योंकि हर बच्चा इस पर ध्यान नहीं देता है। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसको समझने के लिए आपको डायग्राम आना जरूरी है। देखिए डायग्राम कैसे बनाते हैं। P लिख दिए, डबल बॉन्ड O दे दिए। कितना कार्बन ऑक्सीजन था, 4 था, 1 खत्म हो गया, 1 2 3, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3। देखिए 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। अब आपको देखिए अभी आप पूरा कॉन्सेप्ट नहीं जानते हो केमिस्ट्री का, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट कॉपी में लिख लीजिएगा। हम जो बोलेंगे अभी यहाँ पे वो लिख लीजिएगा ताकि आपको ये चीज़ हमेशा याद रहे। और जब आप उस टॉपिक को पढ़िएगा तब आपको लगे नहीं, वो दिन था, वो समय था जब पवन सर इसको पढ़ाया करते थे, जो बोले थे कि कॉपी में नोट कर लो, बाद में ये सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, जो आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। देखिए अब देखिए ऑक्सीजन जो होता है, लिख लीजिएगा अगर लिखना है तो। ऑक्सीजन जो होता है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। किससे होता है, हाइड्रोजन से होता है। तो क्या करता है, ये हाइड्रोजन को खींच लेता है, हाइड्रोजन को खींच लिया। तो क्या किया, ये खींच लिया, मतलब H+ आयन क्या किया, H+ आयन को क्या किया, खींच लिया। और जब खींचता है उसका मतलब क्या, हम ये बोले कि बेसिसिटी क्या बताता है, H+ डोनेट कितना किया। तो देखिए
एक डोनेट हुआ, दो डोनेट हुआ और तीन डोनेट हो गया, तीन डोनेट हो गया। और जब तीन डोनेट हुआ तो बताइए इसका एन फैक्टर कितना हो गया, तीन हो गया। कितना हो गया, तीन। उसी प्रकार आप देखिए जब एन फैक्टर पता आपको चल गया तो क्या आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना नहीं आता है? अरे भैया मॉलिक्यूलर मास तो निकालना आता होगा ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो आराम से आप निकाल सकते हो। हम जबकि फॉर्मूला बता दिए सर, एन फैक्टर में दिक्कत होती है इसलिए एन फैक्टर में बता रहा हूँ। इसमें चलिए सेकंड नंबर में, इसमें देखिए यहाँ पे पी है, डबल बॉन्ड ओ है। अब कितना यहाँ एक हो तो खत्म हो गया ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन बच गया, एक ऑक्सीजन यहाँ, दो ऑक्सीजन यहाँ, ठीक है। अब उनका हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन देखो तो हाइड्रोजन एक यहाँ दिए, दो यहाँ दिए, तीन हाइड्रोजन था, एक यहाँ देना पड़ेगा। अब आप खुद सोचिए कि देखिए कि एक तो खींच लिया क्योंकि ऑक्सीजन क्या था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था तो खींच लिया। सेकेंड भी क्या हुआ, खींच लिया, लेकिन क्या इस हाइड्रोजन को खींच पाया, क्या नहीं खींच पाया मेरे दोस्त। और जब इसको खींच नहीं पाया, जब इसको खींच ही नहीं पाया तो क्या इसका एन फैक्टर 3 हो सकता है? हमने क्या बताया था कि एन फैक्टर उसी को कहते हैं जिसका बेसिसिटी एसिड में जिसका बेसिसिटी हो। अब बेसिसिटी का मतलब क्या बताए थे कि H प्लस आयन डोनेट करता हो, H प्लस को एसिड सोल्यूशन में क्या करता हो, जाकर देता हो। तो कितना जाकर दिया, दो दिया, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखो मतलब कितना अच्छा तरीका से समझाया गया, 3 फिर 2। अब देखिएगा मेरा लाल, देखिए अब देखिए यहाँ पे इसका बताइए, यहाँ पे P डबल बॉन्ड O कितना बच गया, एक ही ऑक्सीजन बच गया। हाइड्रोजन कितना है, 3, तो एक तो यहाँ दे दिए, 2 यहाँ दे देंगे और तीसरा यहाँ दे देंगे। अब बताइए कितना हाइड्रोजन खींच पाया, एक हाइड्रोजन खींच पाया, तो एक हाइड्रोजन खींचेगा तो कितना एन फैक्टर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, एन हो जाता है, 1 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था एसिड के लिए, जो ये आपको 3 फॉर्मूला आ जाए। मैं इतना फिक्स कर देता हूँ मेरे दोस्त कि जब जब आपका न्यूमेरिकल आएगा, अगर एसिड से पूछेगा एग्जांपल में कि बताइए इक्विवेलेंट मास ऑफ, है ना, एसिड में पूछेगा तो पक्का है कि इस तीनों से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप लोग अच्छे से इसको वीवीआई कर लीजिएगा, इसको स्टार मार्क बना लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, स्टार मार्क बना लीजिएगा, वीवीआई लिख लीजिएगा, स्टार मार्क बना लीजिए और लिख लीजिए वीवीआई एग्जाम्पल, वीवीआई एग्जाम्पल, ठीक है। ये आपका था पूरा का पूरा एसिड का। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको पता चल गया था कि हमने एक कॉन्सेप्ट बता दिया आपको कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, या इक्विवेलेंट इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट मास, ठीक है। इज इक्वल टू क्या बता दिए, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स। और एक्स क्या था मेरे यहाँ पे, ये मेरा एन फैक्टर बताता है, एन फैक्टर बताता था, ठीक है। ये आपको पता कर दिए हम। अब हम एसिड के लिए बता चुके थे, बता दिए हैं। अब मैं बता रहा हूँ जैसे बेस के लिए कैसे बनाते हैं। बेस के लिए देखिए, बेस सेकंड नंबर बेस, देखिए बेस के केस में जो एक्स होता है, उसे एसिडिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एसिडिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एसिडिटी कहते हैं। अब एसिडिटी का मतलब क्या हुआ कि बताइए कि नंबर ऑफ OH कितना पार्टिसिपेट किया किसी बेसिक सॉल्यूशन में। क्या बोले कि मतलब बेस के केस में जिसको हम लोग एक्स बोलते हैं, एन फैक्टर बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं। और उसको बोलते हैं कि बताइए कितना नंबर ऑफ OH कितना पार्टिसिपेट किया कोई बेस सॉल्यूशन में। अब कैसे समझिएगा, तो बस ये देखना जिस प्रकार से H प्लस क्या करता पार्टिसिपेट कर रहा था, उसी प्रकार ये पार्टिसिपेट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं CaOH का होल 2। अब कमेंट करके हमको बताइए, पहले आप कमेंट करके बताइए कि इसका फॉर्मूला जो CaOH का होल 2 लिखे, एक्चुअली ये किसका है और इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है और इसका नाम क्या है ना। आप साइंस केमिस्ट्री के हिसाब, केमिस्ट्री के तहत इसका नाम बताइए और इसका कॉमन नेम क्या है, आपको बताना ये कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए यहाँ पे कितना OH दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो बताइए 2 दिख रहा है तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। और जब एन फैक्टर 2 हो गया तो इक्विवेलेंट मास नहीं निकाल सकते आप, तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन, यहाँ क्या लिख देंगे,
समझे कि नहीं? ये सब बताया जा रहा है, अभी समझाया जा रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये एल, देखिए ये एल, सेकंड एग्जांपल लेते हैं, ये एल 3OH का, चाहिए एल OH का होल 3, ये एल OH का होल 3। आप खुद बोलिए कि यहाँ कितना OH माइनस दिख रहा है, OH कितना दिख रहा है 3, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, समझे कि नहीं? तो इसी प्रकार से आप बेस को भी समझ सकते हो, और एसिड तो समझ में ही आ गया। तो अब मैं, आप देखिए, आपको मैं आगे बताता हूँ किसका, आगे मैं बता रहा हूँ सॉल्ट का बताता हूँ कैसे बनाते हैं सॉल्ट का। तो देखिएगा, देखिए सॉल्ट का तीसरा नंबर पे आता है सॉल्ट। देखिए सॉल्ट का मतलब क्या होता है पता है, मिला हुआ, जुला हुआ, मिला हुआ, मतलब जैसे एसिड भी हो, बेस भी हो, सब चीज मिला हुआ है, उसमें कैसे बनाएंगे। तो आप याद रखिएगा कि जब सॉल्ट का आएगा, जब सॉल्ट आएगा, हम लोग देखते हैं टोटल नंबर ऑफ, एक मिनट, आप लोग देखिएगा सॉल्ट में क्या देखना है आपको, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज present on टोटल नंबर ऑफ present on cation, मतलब देखना है कि कटायन में टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना प्रेजेंट होता है। एग्जांपल के तहत आपको बताते हैं, समझाते हैं। अरे मतलब क्या बोले, अभी आपको मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ ताकि आपको लगेगा कि सब चीज़ आता है हमको, है ना। सबसे पहले आप देखिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पहला हो गया Na2CO3। क्या आपको दिख रहा है? नहीं, हमको बताइए आप, क्या आपको दिख रहा है? क्या इसमें H दिख रहा है आपको? क्या इसमें OH दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। एक्चुअली जब दोनों नहीं दिखता है तब उसको बोलते हैं कि भैया ये सॉल्ट है। क्या ये सॉल्ट है? जब मैंने आपको बेस बताया उसमें OH दिखाया, जब मैंने एसिड बताया आपको H दिखाया, लेकिन क्या जब सॉल्ट दिखाया उसमें दोनों दिखता है? क्या नहीं दिखता है, दोनों का कम्बिनेशन होता है, और जब दोनों का कम्बिनेशन होता है उसी को बोलते हैं सॉल्ट। क्या बोलते हैं? सॉल्ट। तो देखिए ध्यान से, अब इसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो एन फैक्टर बोलते हैं कटायन पे। अब बताइए एनायन पे तो माइनस चार्ज होता है, एनायन पे माइनस चार्ज होता है, बट कटायन पे जब सोडियम पे क्या होता है? सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आप देखिए ध्यान से, सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज, कितना सोडियम है? 2 सोडियम है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपको और क्लियर होते जाए, समझे क्या? एग्जाम्पल लेते हैं, ये L2SO4 का होल 3, ये लेते हैं, ठीक है। ये ले लिए एग्जाम्पल हम, Al2O3। अब सोचिए ध्यान से, यहाँ पे क्या किया एन फैक्टर में, यहाँ पे एन फैक्टर जो था वो यहाँ पे कितना था? 2 सोडियम था इनटू कितना चार्ज है? 1 चार्ज है, तो कितना हो गया था एन फैक्टर? 2 हो गया था। मतलब लिख देते हैं ऐसे से x इतना था, ठीक है। अब पहले हमको ये बताइए, इसका फॉर्मूला हमको बताइए, इसका जो नाम है वो हमको लिख के बताइए कमेंट में, तब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए आप देखिए ध्यान से, क्या एल्युमिनियम पे प्लस कितना होता है? 3। कितना होता है? 3। अब एल्युमिनियम पे प्लस 3 चार्ज होता है, तो हम क्या बोले? x कितना एल्युमिनियम है? 2 एल्युमिनियम। कितना चार्ज है? 3 चार्ज है, तो टोटल कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6। तो आपको क्या करना था? बस आपको दिमाग में सेट यही करना था। अब मैं आपको रिवीजन कर देता हूँ, एक बार पूरे अच्छे से रिवीजन करता हूँ। क्या रिवीजन करता हूँ कि देखिए, आँख बंद कीजिए अपने आप को और बोलने का प्रयास कीजिए कि मैंने को पहले पढ़ा, मैंने क्या बोला कि जैसे क्या लेख था, मोल कॉन्सेप्ट में पता नहीं था कि पहले मोल कॉन्सेप्ट आया। मोल कॉन्सेप्ट से क्या पता चला कि भैया मोल कॉन्सेप्ट बिना बैलेंस किए रिएक्शन को हम इतना नहीं बता सकते कि मोल अगर कितना मोल है, कितना मोल नाइट्रोजन है, कितना मोल ऑक्सीजन है, कितना मोल हाइड्रोजन है जो रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट बनाता है। उसके लिए पहले आया क्या? उसके लिए आया इक्विवेलेंट मास। और जब इक्विवेलेंट मास पता चला तो इक्विवेलेंट मास में पता चला कि भैया कि वैसा वो केमिकल रिएक्शन जैसे कि जो रिएक्टेंट में जो होता है वो ग्राम इक्विवेलेंट मास का क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। बट क्या बताया कि मोल एंड आपको क्या करना है, जहाँ आप नोट्स बनाए होंगे ना, वो नोट्स को निकाल लीजिए। हम जो बोल रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए कि हमने क्या बताया कि वो केमिकल रिएक्शन जो रिएक्टेंट में हमेशा ग्राम इक्विवेलेंट में मास क्या होता है? बराबर होता है, बट मोल और मास चेंज हो सकता है। किसमें बताए थे? ग्राम इक्विवेलेंट मास में बताए थे। फिर हम बोले कि पहले इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो ग्राम पढ़ेंगे। तो इक्विवेलेंट मास पढ़े कि मोलिकुलर मास अपॉन एक्स होता है। एक्स क्या था? हमारा एन फैक्टर था, या उसी को बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। वैलेंसी फैक्टर जब पढ़ लिए हम लोग कि वैलेंसी फैक्टर एसिड के लिए कैसे निकालते हैं, बेस कैसे निकालते हैं, और हम लोग सॉल्ट के लिए कैसे
निकालते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ जो आपको घर से जब आपको बनाना है रूम पे, और रूम पे बनाने के बाद आपको कमेंट में आंसर देना है कि बताइए इसका आंसर कितना होता है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन कुछ देता हूँ। फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 और NaOH हो गया, और एक और दे देता हूँ Na2CO3 हो गया। ठीक है, ये आपका 3 है जो तीनों आपको सॉल्व करना है घर से। ठीक है, हमको निकालना क्या है, इक्विवेलेंट वेट। देखिए ये हमारा एसिड हो गया क्योंकि इसमें H+ दिख रहा है, ये हमारा OH दिख रहा है, उसका मतलब ये बेस हो गया, इसमें दोनों नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। जब आप ये बना लेते हो, ये आपको बनाना है, वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए, आपका आंसर जो आएगा वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारा जो एक्चुअली हमारा इक्विवेलेंट जो मास होता है, ये क्या करता है, इक्विवेलेंट जो वेट होता है वो रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है। ये किस पे करता है, ये रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है। अब कैसे करता है रिएक्शन पे डिपेंड, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कुछ ऐसे तरीके से भी बनता है ना जो कि आपको सोल्यूशन नहीं आएगा, रिएक्शन दे देगा तो आपको नहीं आएगा। ये तो आसान तरीका था जो बता दिया आपको, लेकिन कैसे समझना है ये देखिए। जैसे मैं अभी लेता हूँ आपके सामने, ठीक है, एक मैं रिएक्शन जो लिया था, जैसे लिया था क्या, H2SO4 प्लस NaOH लिया था, है ना। ये क्या हमको प्रोडक्ट दिया था, NaHSO4 प्लस क्या दिया था, वाटर दिया था। क्या दिया था, वाटर। ये शुरुआत में लिए थे, क्या लिए थे, शुरुआत में लिए थे। अच्छी बात है। अब देखिए ध्यान से, इससे क्या निकलेगा, H+ निकलेगा, इससे क्या निकलेगा, OH- निकलेगा। ये नहीं निकलेगा, इससे H+ निकलेगा, इससे OH- निकलेगा। अब देखिएगा प्रोडक्ट साइड में क्या देखिएगा कि आपको यहाँ H दिख रहा होगा, यहाँ भी H दिख रहा होगा, दिख रहा है। यहाँ पे जो OH निकला है, यहाँ से H प्लस यहाँ OH जो निकला है, सो क्या बन गया है, वाटर बन गया है। देखिए यहाँ पे 2H निकला, यहाँ कितना निकला, 2H, और यहाँ पे OH निकला, तो HOH दोनों मिलकर क्या बना लिया, वाटर। तो उसका मतलब देख रहे हो, यहाँ पे एक H+ यहाँ पे भी है, एक H+ यहाँ पे भी है। तो समझना ये है कि अगर इसका हमको इक्विवेलेंट मास निकालने बोले तो आप बताइए कि एक्चुअली कितना H+ कितना ट्रांसफर किया गया, आपको बोलना है। देखिए अगर यहाँ देखते हो आप, अभी हमको क्या बताएं, अभी सेपरेटली में आप क्या बताएं, ये बताएं सेपरेटली में, ये बताएं सेपरेटली में, बताया था आपको। लेकिन जब इक्वेशन दिया रहे, जब आपको समीकरण दिया रहे, जब आपको एक रिएक्शन दिया रहे, तो आपको कैसे करना है कि आपको देखना है कि यहाँ पे 2H+ निकला, जानते कितना निकला, 2H+ निकला। बट देखिए एक H+, अच्छा लिखते हैं, एक H+ निकला और एक H+ और निकला, 2H+ निकला यहाँ पे, तो एक H+ और एक OH-, ये और ये दोनों कंबाइन होके क्या बना दिया, वाटर बना दिया। बट बताइए कितना H+ बच गया, एक बच गया, जो कि यहाँ दिख रहा है, क्यों दिख रहा है हमको। तब इसका अगर पूछेंगे कि इसका वैलेंस फैक्टर कितना होता है, इसका फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। कितना हो गया, 1 हो गया। और अगर इक्विवेलेंट मास पूछ देंगे, इक्विवेलेंट मास पूछेंगे तो बताइए कितना हो गया, तो इसका मॉलिक्यूलर मास अपॉन यहाँ 1 लिखेंगे। क्या समझाएं, समझना यही है कि इक्वेशन जब हमको एक रिएक्शन दिया रहेगा तो रिएक्शन में पूरा देखेंगे कि H+ यहाँ था, OH- था, सो बन गया वाटर, जो सब कोई काम नहीं है। कितना बच गया, एक H+ बन गया, तो उसका एन फैक्टर कितना होगा, एक ही होता है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। अब इसी के रिलेटेड से एक फॉर्मूला निकलता है, ठीक है, इसे फॉर्मूला में बताता हूँ, उनके दिखाते में। ये सब जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, ये आप कॉपी में अच्छे से नोट कीजिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ आपको ऐसे सुनना इस प्रकार से कि आपको ये चीज़, मेरे वाला बात आपके अंदर जाना चाहिए, आपकी आवाज़ गूंजना चाहिए, तब ये चीज़ आपको सॉल्व। जहाँ मैं बता सकता हूँ कि मैंने तो अभी स्टार्टिंग किया हूँ, मैं भी ये स्टार्टिंग करके मैं अभी सारा कॉन्सेप्ट बताया, बस अब एक चीज़ बचा हुआ है, ग्राम इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, उसको समझ लीजिए। उसका 3-4 फार्मूला है, तरीका से बताएंगे, जो आप उसको अगर अच्छे से पढ़ लिए तो मैं बताता हूँ कि NN सिन्हा क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट है, आपकी किताब में कॉन्सेप्ट आएगा, क्या आएगा सुनिएगा ध्यान से, न्यूमेरिकल जब बनाते हो तो सुनिएगा। जब भी बोले वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम एट STP, क्या बोलेगा, वॉल्यूम एट STP। जब ये वॉल्यूम एट STP बोले
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेरे दोस्त, मेरे लाल, मेरे जो भी है, स्टार मार्क कीजिए और इसको अच्छे से लिखिए कि जब जब बोले वॉल्यूम एट एसटीपी तब आपको एक चीज काम करना है। क्या काम करना है ना? जब अगर लीटर में बोले तो 11.2 लीटर लेना है, जब ml में बोले तो 11.200 ml लेना है। क्या समझे? अगर लीटर में बोलेगा तो 11.2 लीटर लेंगे, अगर ml में बोलेगा तो कितना लिखेंगे? 11,200 ml लिखेंगे। लेकिन जब बोले प्रेशर एट एसटीपी, देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, हम जब प्रेशर की जब बात करते हैं और जब प्रेशर की बात करते हैं तो बोलते हैं 1 atm। क्या बोलते हैं? अगर एटीएम में लिखना हो तो लिखते हैं 1 atm, बट अगर हमको mm में लिखना हो तो हम लिखते हैं 760 mm ऑफ एचजी नहीं लिखा कोई बात नहीं, 760 mm लिखना ही लिखना है। क्यों बता रहा हूँ? आपको ये काम आएगा, या आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा। आप लोग तो सिर्फ सॉल्यूशन देखते हो, लगता है कि सब आ गया हमको। मेरे दोस्त, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आपका बनेगा नहीं। इसलिए इतना ध्यान से पढ़िए, ये सब इतना चीज को समझिए कि आपके दिमाग से हटना नहीं चाहिए कि जब जब एसटीपी के बारे में बात करेगा, जब वॉल्यूम रहेगा लीटर में इतना होगा, जब इतना होगा ml में तो इतना होगा, एटीएम में बोलेगा तो 1 atm लेंगे, mm में बोलेगा तो ये लेंगे। अब बता दें टेम्परेचर के बारे में। जब बोले टेम्परेचर के बारे में बोले, टेम्परेचर एट एसटीपी है ना, टेम्परेचर एट एसटीपी, तो आपको हमेशा किस में लेना है? लिख लेते हैं यहाँ पे, हमेशा लिख लो, हमेशा केल्विन में लेवें। क्या लेवें? केल्विन में लेवें। क्या लेवें? केल्विन में लेवें। तो आपको बार बार बोलना है कि जब जब हमको टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी तो किस में लेवें? टेम्परेचर को केल्विन में लेवें। और कितना लेना है तो जानते हैं, 273 केल्विन लेना होता है। कितना लेना होता है मेरा दोस्त? 273 केल्विन लेना होता है। ये आपको 3 चीज इतना काम आएगा जो आप 15 नंबर तक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसमें सिर्फ मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा क्या सारे क्वेश्चन एक एक करके। मैं देखिए कि उस कॉन्सेप्ट को मैं बताया था आज यहाँ पे लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। मेरे जितने भी मैं स्टूडेंट हो, जितने में हमारे भाई बहन हो, आप स्टूडेंट बनाइए, इसका नोट्स बनाइए और नोट्स को रिवाइज करते रहिए। ये सब चीज़ें बताते हैं ना, एक्चुअली ये टीचर लोग बहुत मिनिमम बताते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि बच्चे लोग को ये चीज़ पता होता है, लेकिन हमको पता है कि आपकी मिस्टेक कहाँ होती है, आपकी चीज़ें कहाँ गलती होती है जो आप सॉल्व नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो मैं अब देखिए ये चीज़ आप सीख गए, इसी में मैं बताता हूँ। ठीक है, इसी में बताता हूँ कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट का क्या होता है। देखिए अब आया फॉर्मूला ग्राम इक्विवेलेंट वेट बोल लो या ग्राम इक्विवेलेंट मास बोल लो। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास गिवन। देखिए ये मास गिवन लिखते हैं ना, ये क्वेश्चन में मास गिवन रहता है। ठीक है, इसलिए लिखते हैं मास गिवन, क्वेश्चन में गिवन रहता है। और यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ भी मास लिख दीजिए, यहाँ भी मास। ये आपका बन गया फॉर्मूला किसका? ग्राम इक्विवेलेंट मास का। ठीक है, अब आपको बताता हूँ मैं कितनी अच्छी जवाब थी, कितनी अच्छी से चल रहा था क्लास हम लोग का, कि आप यहाँ के रुके। हम क्यों रुके, ध्यान समझिएगा कि देखिए आपको हम पहले समझाएं इक्विवेलेंट मास। क्या बताएं? इक्विवेलेंट मास। अब क्यों बताएं इक्विवेलेंट मास? आप पता चला कि ग्राम इक्विवेलेंट मास को पढ़ने के लिए हमको इक्विवेलेंट मास पढ़ना जरूरी होता है, तब जाके आप निकाल सकते हो क्या? ग्राम इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो। तो दोस्तों पढ़ाने का तरीका सबके पास है, लेकिन बच्चों के हिसाब से जो पढ़ाने का तरीका होता है वो बहुत कम के पास होता है। तो मैं इस प्रकार से बता रहा हूँ, मुझे आशा है कि आपको ये कंटेंट आपको बेहतरीन लगेगा और आप इस चैनल को बहुत दूर तक ले जाइएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हमको पता है कि आप लोग मेरे जिस प्रकार से आप लोग मेरे प्यार दे रहे हो, मुझे प्यार कर रहे हो पढ़ाई के अंतर्गत में, मुझे आशा है कि आप लोग भी अच्छे करोगे और मेहनत करोगे तो बहुत दूर तक पहुँचोगे। ठीक है, ये था ग्राम इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला कि मास गिवन अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब मास तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, इक्विवेलेंट मास आपको क्या करेगा? निकालना पड़ता है।
अब एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, उस क्वेश्चन को आप घर में सॉल्व कीजिए। स्टॉप कीजिए, पहले वीडियो को स्टॉप कीजिए, स्टॉप कीजिएगा आप, ठीक है। और स्टॉप करने के बाद आप बनाइएगा उसको। अब बनाने के बाद वीडियो को जब आप बना लीजिएगा तब मेरा लेक्चर देखिए, तब मेरे सोल्यूशन को देखिएगा, ठीक है, ताकि लगे कि नहीं हमको आने लगा है, ठीक है। अब क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ग्राम इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट मास प्रेजेंट इन, पहला क्वेश्चन, पहला 0.4 ग्राम ऑफ NaOH। अब बताइए, अब क्या लिए यहाँ पे हम, ये ले लिए। अब क्या बोले, हमको निकालना है क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो सोल्यूशन लिखिए, क्या होता है बताइए, ग्राम इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास। तो गिवन मास कितना दिया है, 0.4 ग्राम अपॉन, अब क्या होता है इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट मास निकाल लीजिए। तो इक्विवेलेंट मास किसका, NaOH का, तो NaOH। अब देखिए यहाँ पे ये बेस दिख रहा है, एसिड दिख रहा है कि सॉल्ट दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है बोलिए, ये एक्चुअली बेस दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, बेस नहीं दिख रहा है। अब इक्विवेलेंट मास को निकालिए आप, कैसे निकालिएगा इक्विवेलेंट मास को, जोड़िए आप सबको, जोड़िए कितना आता है सर। तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, इक्विवेलेंट मास का जो फॉर्मूला बताए थे वो बताए थे मॉलिक्यूलर मास अपॉन x, क्या बताए थे, x। तो इक्विवेलेंट मास किसका निकाल रहे हैं, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, NaOH का निकाल रहे हैं। अब बताइए मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, सोडियम का 28 प्लस इसका 16 प्लस का 1 अपॉन, अब बताइए कितना OH माइनस को क्या कर रहा है, कोई भी बेसिक सॉल्यूशन में क्या कर रहा है, दे रहा है, तो 1 दे रहा है, तो लिख देंगे 1। तो बताइए कितना आ गया यहाँ पे, 40, कितना आ गया 40, तो यहाँ 40 ग्राम लिख देंगे, यहाँ पे ग्राम हो गया। अब ग्राम ने ग्राम को देख लिया है ना, उसके बाद यहाँ क्या आ गया, ये गया ऊपर 0, नीचे आ गया 0, एक हटाएं तो मतलब 1 हटाएं, पॉइंट को हटाएंगे तो 1 है अंक, तो 1 यहाँ 0 लिख दिए, 4 बटाया कितना आ गया 100, उसका मतलब है 1/100। और जो 1/100 आ गया उसका मतलब क्या कर सकते हैं, इसका आंसर कितना आएगा, 0.01 ग्राम आएगा। अब बताइए क्या दिक्कत था, क्या प्रॉब्लम कहीं दिखा, कहीं प्रॉब्लम दिखा क्या, तो बस इसी तरह बनाना है आपको। अब मैं बी नंबर को जो क्वेश्चन दूंगा, जो बी नंबर क्वेश्चन दूंगा आपको घर में बनाना है। बी नंबर क्या है क्वेश्चन, बी नंबर यहाँ लिख देता हूँ, ये आपको सोल्यूशन आंसर हमको देना है कमेंट में कि 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4, ये आप नोट कर लीजिए और ये हमको आप सोल्यूशन बताइएगा कमेंट में कि इसका सोल्यूशन कितना होगा, ठीक है। तो ये आपका था पूरा का पूरा, भी कंटेंट मिला नहीं है, ये आपको समझाएं ग्राम इक्विवेलेंट मास समझाएं। अब इसी का 2-3 फार्मूला है कि कैसे सॉल्व किया जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए ये चीज़ आपका पास एक क्वेश्चन दिख रहा होगा कि फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 3 मोल ऑफ H2SO4। मतलब देखिए क्वेश्चन को रीड कीजिए आप कि आपको दिया नहीं है, क्या नहीं दिया है आपको, जो ग्राम में दिया था पहले कि मास देता था मास, तो आप इक्विवेलेंट मास निकालते थे और ग्राम इक्विवेलेंट मास निकाल सकते थे। एक्चुअली क्या बताएं आपको, जो ग्राम इक्विवेलेंट मास होता है, ग्राम इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या बताए थे, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये बताए थे, क्या बताए थे, ग्राम इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट मास होता है, ये तो आपको पता था, ठीक। तो आप सोचिए कि मास तो दिया नहीं है, मास तो दिया नहीं है, इक्विवेलेंट मास हमको निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट मास का कितना होगा हमको पता है, और आपको पता है। अब देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे, सोचिए, अगर आपको है, आपके अंदर सोच की थिंकिंग है, अगर सोच सकते हो तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट में दीजिए। आप अगर बना लेते हो तो मुझे लगेगा कि जिसका कमेंट में देखे हो कि मैं सच में रियली वो लिखेगा, जो भी हो मेरी भाई बहन जो भी हो बनाते हो, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इस क्वेश्चन को आप बनाते हो तो मैं सोच सकता हूँ कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज हुआ है। और अगर जो बना लेते हो कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैंने भैया बनाया, मैंने सर बनाया इस क्वेश्चन को, मुझे लगा कि आज ने मैंने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया। देखिए ध्यान से, अब मैं बताता हूँ, देखिए मास है गया, मास लिख दिए, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला बताइए, क्या बताए थे, मॉलिक्यूलर मास अपॉन क्या बताए थे, n फैक्टर।
अब बताइए ये जो एन फैक्टर है ये तो ऊपर चल जाएगा, तो इसको ऊपर ले जाते हैं पहले, ये आ गया ऊपर, ये ऊपर आ गया इंटू यहाँ पे x, ठीक है, ये एन फैक्टर है और ये इंटू है। अब बताइए आप क्या मास बटे मोलिकुलर मास को ही तो बोलते हैं। अरे भैया मोल का फॉर्मूला क्या बताए थे, मास अपॉन मोलिकुलर मास बताए थे, तो क्या दिख रहा है, मास अपॉन मोलिकुलर मास दिख रहा है, तो इसी को लिखते हैं मोल। क्या लिखते हैं मेरे दोस्त, मोल इंटू क्या होगा एन फैक्टर, क्या हो जाएगा एन फैक्टर। तो इसी को बोल, एक फॉर्मूला और नोट कर लीजिए, ग्राम इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या होता है, मोल इंटू क्या होता है एन फैक्टर होता है। ये नोट कर लीजिए और स्टार मार्क कर लीजिएगा। मैं अभी ग्राम इक्विवेलेंट का कितना फॉर्मूला बता चुका हूँ, 2 फॉर्मूला बता चुका हूँ जो आपको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द नंबर ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 3 मोल। तो लीजिए निकाल देंगे, कितना हो गया 3 मोल लिख देंगे इधर, 3 मोल इंटू एन फैक्टर कितना है बोलिए, H2SO4 का 2, यहाँ 2 लिख देंगे, कितना हो गया 6 यहाँ पे हो जाएगा कितना ग्राम पर मोल, मोल ने मोल को माल दिया, यहाँ कितना हो जाएगा 6 ग्राम। आ गया, आया नहीं आया, आ गया। तो ये चीज़ था आपको कॉन्सेप्ट में, ये चीज़ रखा हुआ था कि अगर इस तरह भी क्वेश्चन बनता है, अगर मोल में दे दे तो मोल के टर्म में भी ला सकते हैं। तो मैं भी सारा फॉर्मूला को पूछूंगा आपसे, लास्ट में कितना फॉर्मूला बताया हूँ वो आपको बताना है, ठीक है। ये था आपका ग्राम इक्विवेलेंट मास का दूसरा फॉर्मूला जो आपको लर्न करना है। जो पहला फॉर्मूला बताया है ये पहला फॉर्मूला था, ये दूसरा फॉर्मूला था। अब मैं आपको तीसरा फॉर्मूला बता रहा हूँ। अब देखिए, अब मैं आपको 3 फॉर्मूला लिखवाया हूँ और ये 3 फॉर्मूला को समझने के लिए पहले आप एक चीज़ समझिए। देखिए क्या समझाऊँ मैं, यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए यहाँ समझाता हूँ कि एक होता है एक्वा, एक क्या होता है एक्वा होता है, और एक्वा का मतलब होता है जल, क्या होता है जल, और इसका 2 एडजेक्टिव होता है, इसका 2 एडजेक्टिव, एक होता है एक्वेटिक, एक होता है एक्वेटिक और एक होता है एक्वस, एक होता है एक्वस। अब समझने की ये बात है कि जो एक्वेटिक होता है ये यूज करते हैं हम लोग किसमें, लिविंग में, और जो एक्वस होता है उसको यूज करते हैं हम लोग नॉन लिविंग में, नॉन लिविंग में। तो ये जो कॉन्सेप्ट बताएं, ये जो कॉन्सेप्ट बताएं आपको कि एक्वा का मतलब होता है जल, एक्वा का मतलब होता है जल, और इसी का 2 एडजेक्टिव क्या है, इसी का 2 एडजेक्टिव है एक्वेटिक और होता है एक्वस, ठीक है। एक होता है एक्वेटिक, एक होता है एक्वस। तो एक्वेटिक यूज करते हैं लिविंग में और एक्वस यूज करते हैं नॉन लिविंग में, ये आपको पता चल गया है। अब देखिए आपका एनएल सिन्हा का जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो आप इस फॉर्मूला से बना सकते हो, आप इस फॉर्मूला से बना सकते हो, और आप इस फॉर्मूला को भी लगा सकते हो, ठीक है। 3 फॉर्मूला है पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब देखिए सिर्फ पहला नंबर क्वेश्चन नहीं, पहला नंबर क्वेश्चन को आप 3 टर्म में से क्वेश्चन को पुट कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। लेकिन यही फॉर्मूला जो लिखा हुआ है, अब जैसे यहाँ लिखे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट मास अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास, है ना, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास के वॉल्यूम में दिए, इसमें मास के टर्म में लिखे। देखिए ध्यान से, ये लिखे हैं वॉल्यूम के टर्म में और ये लिखे हैं मास के टर्म में, ध्यान समझिएगा। ये लिखे हैं वॉल्यूम के टर्म में, ये लिखे हैं मास के टर्म में। तो अगर वॉल्यूम के टर्म में दिया है तो वॉल्यूम में बनाइएगा, अगर मास के टर्म में दिया है तो मास के टर्म में निकालिएगा। तो आपको यही 3 फार्मूला जो है, यही जो 3 फार्मूला है, और कहीं एक चीज़ आएगा जो मैं बताऊंगा, अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी कॉन्सेप्ट बाकी ज़्यादा अभी बाकी है। तो ये चीज़ जो था 3 फार्मूला, वॉल्यूम में दिया है वॉल्यूम से निकालेंगे, मास में दिया है मास में निकालेंगे। ये फार्मूला सबसे पहले आप नोट कीजिए, सबसे पहले फार्मूला को आप नोट कीजिए, ठीक है। और जब नोट कर लिए होंगे तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए जब इस फॉर्मूला को नोट कर लिए आप, तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर मास में आपको दिया है, किताब पहला क्वेश्चन निकालिएगा ना, तो मास भी कैसे उसमें निकालने बोला है। तो आप जानते क्या है कि जैसे आप जानते हैं कि जो हमारा डेंसिटी होता है, चाहे हमारा जो वॉल्यूम होता है, वो मास अपॉन क्या होता है डेंसिटी होता है, मास अपॉन क्या होता है डेंसिटी, या फिर बोलेंगे डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ये आप जानते होंगे। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि मास, तो ये क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बस ये फॉर्मूला। आपको डेंसिटी दिया रहेगा, वॉल्यूम भी दिया रहेगा, दोनों क्या रहेगा गिवन, दोनों क्या रहेगा गिवन। तो आपको अगर मास के टर्म में दिया होगा तो मास के टर्म में निकाल दीजिएगा। तो फॉर्मूला सब यही है, फॉर्मूला सब यही है कि डेंसिटी अगर हमको मास के टर्म में निकालना हो
तो अगर डेंसिटी दिया रहेगा, वॉल्यूम दिया रहेगा, तो क्या नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी दिया हो तो डेंसिटी दिया हो तो वॉल्यूम भी दिया रहेगा, है ना, तो मास आराम से निकाल सकते हैं। ये आपका हुआ 3 नंबर। अब देखिए ध्यान से, मास ऑफ मेटल अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ, हमको निकालना क्या रहता है, ग्राम इक्विवेलेंट। अब वॉल्यूम, ये वॉल्यूम जो दिया है, ये वॉल्यूम H2 दिया हुआ है, ये आपको किताब में दिया रहेगा वॉल्यूम, लेकिन यहाँ लिखे वॉल्यूम इक्विवेलेंट ऑफ H2 एट STP। तो यहाँ जब लिखा है वॉल्यूम इक्विवेलेंट ऑफ H2 STP, उसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे आपको पता है कि STP पे वॉल्यूम कितना होता है, तो आपको बता दिए कि वॉल्यूम जो STP पे होता है वो कितना होता है, 11.2 लीटर होता है, लीटर में। अगर ml में पूछेगा तो 11,200 ml होता है। यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ एलिमेंट का नाम, मोलिक्यूल का नाम था H2 लिखा हुआ, अगर यहाँ O2 लिखा देगा तो यहाँ O2 पुट कर दीजिएगा, अगर यहाँ N2 लिखा रहेगा तो यहाँ N2 पुट कर दीजिएगा। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से बनाना है, ये नहीं कि मतलब लगे हैं तो लग ले, ऐसा नहीं, ठीक है। अब समझिए एक कॉन्सेप्ट और है, ये लिख लीजिएगा, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट और क्या बताते हैं मैं आपको, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर देखिए वॉल्यूम दिया हुआ है, बोलेंगे वॉल्यूम क्या हुआ है, गिवेन है, वॉल्यूम गिवेन है, बट नॉट इन एसटीपी, मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है बट एसटीपी पे दिया नहीं है। क्या बोले, वॉल्यूम इज गिवेन, अच्छा लिखते हैं, वॉल्यूम इज गिवेन, स्टार मार्क लिखिएगा तब आपको क्वेश्चन बनेगा, इसलिए बता रहे हैं। स्टार मार्क लिखिएगा, वॉल्यूम इज गिवेन बट नॉट इन एसटीपी, देन you first calculate in STP, है ना, STP वॉल्यूम को किसको करना है, STP में करना है, वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम को करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो यूज कीजिएगा, यूज दिस फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, देखिए ध्यान से, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये फॉर्मूला है जो आपको हमेशा क्लियर लर्न होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, आप बोलेगा भैया ये कहाँ से आएगा, तो P का मतलब देखो, P का मतलब होता है प्रेशर, क्या होता है, प्रेशर, और V का मतलब होता है वॉल्यूम, और T का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, क्या होता है, टेम्परेचर। अब देखिए ध्यान से, P1 क्या रहेगा, P1 गिवन रहेगा, P1 क्या रहेगा, गिवन रहेगा, V1 क्या रहेगा, गिवन रहेगा, V1 क्या रहेगा, गिवन रहेगा, और T1 भी क्या रहेगा, गिवन रहेगा। अब आपको बता दिए थे कि जब भी टेम्परेचर लेते हैं तो केल्विन में लेते हैं, किस में लेते हैं, केल्विन में लेते हैं, ठीक है। अब जब P2 है वो P2, अब P2 क्या बताए थे, प्रेशर हमेशा STP पे कितना बताए थे, 1 ATM बताए थे, 1 ATM या क्या बताए थे, 760 mm, क्या बताए थे, 760 mm होता है। अब वही V2 निकालना है, ये तो निकालना रहेगा, ये आपको STP पे निकालना रहता है, और जब टेम्परेचर होता है T2 उसको लेते हैं 273 केल्विन। ये सब चीज़ आपको पहले बता दिया गया है, ठीक है। तो क्या बोले कि अगर वॉल्यूम दिया रहेगा बट STP पे दिया नहीं है, तो STP पे दिया नहीं रहेगा तो आपको फर्स्ट कैलकुलेट करना है, क्या, वॉल्यूम को STP में कैलकुलेट करना है। इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज कीजिएगा, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। और जब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा अच्छे से आप, कैलकुलेट करने के बाद आपका ये V2 निकाल लीजिएगा, और जब V2 निकल जाएगा तो बस जो फॉर्मूला बताए थे, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था कि देखिए जैसे मास, फॉर्मूला क्या था लिख देते हैं, यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं ताकि समझ में आपको आवे, ठीक है। आपको समझ आना बहुत जरूरी है, वो तो हमको तो आ ही जाता है, हम नहीं बताते तो हमको नहीं आएगा, आपको आना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए फॉर्मूला क्या बताए थे आपको, फॉर्मूला बताए थे कि मास ऑफ मेटल किसमें, ग्राम में, अपॉन किसमें, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल किसमें, ग्राम में, है ना, ग्राम में, ठीक है, ग्राम में, इज इक्वल टू क्या बताए थे कि वॉल्यूम ऑफ H2, 4H2 के लिए लिख देते हैं यहाँ पे, 4H2 के लिए, है ना, H2 के लिए, अगर यहाँ O2, अगर O रहेगा, O2 रहेगा तो O2 लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ H2 एट STP, और इसमें, है ना, वॉल्यूम इक्विवेलेंट ऑफ H2 एट STP। अब देखिए ध्यान से, अब कोई भी क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से, मास दिया रहेगा, मास आपको जैसे 0.4 ग्राम दिया हुआ है,
आपको निकालने बोलेगा ग्राम इक्विवेलेंट निकालने बोलेगा, ठीक है। देखिए वॉल्यूम ऑफ H2, ये तो V2 आप यहाँ से निकाल लीजिएगा, V2 आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा। V1 दिया रहेगा, P1 दिया रहेगा, V1 दिया रहेगा, T1 दिया रहेगा, P2 दिया रहेगा, T2 दिया रहेगा, T2 आपको पता है ना। V2 निकाल लीजिएगा, तो V2 निकाल लीजिएगा, V2 निकाल लीजिएगा, है ना। अब जो वॉल्यूम है, एसटीपी वॉल्यूम क्या बताए थे कि अगर बोलेगा एटीएम में तो 1 ATM, ठीक है। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, बोलेगा लीटर में तो 11.2 लीटर लेंगे, बोलेगा ml में तो 11,200 ml ले लेते हैं। ये था आपका संपूर्ण कॉन्सेप्ट। उसमें एक बचा हुआ है एक्वस टेंशन के बारे में, जो मैं आपको एक्वस टेंशन के बारे में बता रहा हूँ। ये था आपका पूरा का पूरा। इसमें जो क्वेश्चन बनाने का था एक्वस टेंशन, एक क्वेश्चन आता है जो 5वां की 6ठा नंबर पर आता है, वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है इस वीडियो में, जो आपको जाना बहुत जरूरी है। उसको बोलते हैं मॉइस्ट गैस। क्या बोलते हैं? मॉइस्ट गैस मार्कर। देखिए मॉइस्ट गैस क्या कहता है? मॉइस्ट गैस को बोलते हैं हम लोग ड्राई गैस अपॉन वाटर वेपर। आपको समझना है कि इसको हम लोग बोलते हैं ड्राई गैस प्लस वाटर वेपर, ठीक है। तो हमको निकालना है क्या? हमको प्रेशर के टर्म में लिखना है। तो प्रेशर के जो टर्म में लिखते हैं तो हम एक चीज़ और समझ लीजिए कि मॉइस्ट, इसको पहले अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको कवर कर लीजिएगा बॉक्स में। और याद रखिए आप कि जो हम प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर इज इक्वल टू होता है ना एक्वस टेंशन होता है। और इसको एक्वस टेंशन को डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। कैसे करते हैं? स्मॉल एफ से, ठीक है। तो आप समझिए कि अगर प्रेशर के टर्म में लिखा हो, प्रेशर के टर्म में अगर लिखना हो तो क्या लिखते हैं? देखिए प्रेशर हम जो बोलते हैं समझिएगा, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस, अब बताइए वाटर के जगह क्या लिख देंगे? वाटर की जगह एक्वस टेंशन मतलब स्मॉल एफ। अब हमको निकालना क्या रहता है? यहाँ पे हमको ड्राई गैस निकालना रहता है, ये ड्राई गैस। तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस निकालने के लिए, है ना, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस और इस एक्वस टेंशन को इधर ले आएंगे तो माइनस क्या कर देंगे? एफ। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है जो आपको हमेशा के लिए याद होना ही चाहिए। मतलब पी प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस क्या होता है? एफ होता है। और एफ क्या दर्शाता है? क्या बोलता है? एक्वस टेंशन को दर्शाता है। इसी के अनुसार आपको एक फॉर्मूला बताया जाता है और कि अगर वेपर डेंसिटी पूछेगा, अगर हमको वेपर डेंसिटी पूछ दे, क्या पूछ दे? वेपर डेंसिटी पूछे, देखिए दिखाते हैं। मैं वेपर डेंसिटी पूछ दे, अगर क्या पूछे? वेपर डेंसिटी। अभी मैंने क्या बोला कि अगर हमको प्रेशर ऑफ ड्राई गैस निकालना है, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, इसका फॉर्मूला क्या बोले कि प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस एफ। ये कर दिया था फॉर्मूला में, ठीक है। लेकिन हमको वेपर डेंसिटी निकालना है तो वेपर डेंसिटी है ना ऑफ या गैस इज इक्वल टू क्या होता है? मोलिकुलर मास ऑफ द गैस। देखिए इधर, मोलिकुलर मास ऑफ द गैस अपॉन 2। बस आपको याद रखना है कि वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस निकालने के लिए अगर वेपर डेंसिटी को लिखते हैं VD, क्या लिखते हैं? वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलिकुलर मास लिखते हैं कैपिटल M, क्या लिखते हैं? कैपिटल M। तो अपन यहाँ क्या हो जाएगा? 2। तो याद रखिएगा कि कभी भी हमको वेपर डेंसिटी बोले तो मोलिकुलर मास अपॉन 2 होता है। बट अगर मोलिकुलर मास पूछ दे तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। आपके क्वेश्चन में मिलेगा कि वेपर डेंसिटी के बारे में, तो वेपर डेंसिटी में मोलिकुलर मास आप ऐसे निकाल सकते हैं। और ये आपका संपूर्ण क्या हो गया? कॉन्सेप्ट हो गया मेरे दोस्त, मेरे लाल। एक बार जोर से बोलिए, हमको फॉर्मूला रटना है तो रटना है। एक बार बोले थे आपको कि शेर इलाका बदलता है, दुनिया नहीं बदलता है, देश नहीं बदलता है। इस कारण से आप सिर्फ जगह को बदलते हो, लेकिन आपकी किस्मत बदलती नहीं है दुनिया को, ठीक है।
किस्मत दुनिया को बदलती है, दुनिया को बदल नहीं सकती है, आप दुनिया से बदल सकते हो, आप अच्छे आदमी बन सकते हो, आप बड़े बड़े आदमी बन सकते हो। तो ये सारी संपूर्ण कॉन्सेप्ट को आप अपने माइंड में डालिए और हमेशा के लिए याद कर लीजिए, हमेशा रिवाइज कीजिए, ताकि संपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको हमेशा माइंड में स्थित रहे और हमेशा याद रहे। थैंक यू। अगर आप लास्ट तक वीडियो देखते हो तो कमेंट कीजिए, है ना, कि आप कल मैं पूरा लेक्चर देखा, मुझे बहुत पसंद आया। जैसा लगता है वैसा आप कमेंट कीजिए। मैं और अगर आपको जैसा लगेगा कमेंट में देखेंगे, मैं और प्रयास करूंगा कि और अच्छे से बनाएंगे। आप लोग का कहना था कि आपका कैमरा जो पीछे वाला है वो ठीक नहीं दिखता है, बट मैंने इसको सही सुधारा और अभी पीछे का कैमरा आपको अच्छा करने में दिखाया। तो इसके लिए अगर आप देखते हैं सब्सक्राइब इंक्रीज कराते हैं, इसके लिए बड़ा बड़ा थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीडियो।